आप देख रहे हैं डेडलाइन तलत हुसैन के साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ होता है इंफोटेनमेंट की दुनिया की। एक बड़ी अदाकारा नादिया हुसैन इस वक्त पीका की जद में हैं। इस मुद्दे पर हम आपको रिपोर्ट लेके देंगे कि जो बयान दिया FIA के बारे में अब उनके गले पड़ गया है और अब मामला रफ़ा दफ़ा होने की तरफ जा रहा है। लेकिन रफ़ा दफ़ा होना चाहिए या नहीं, इदारों की शख्सियात की जब आप धुनाई करते हैं बयानात के ज़रिए तो उसका कुछ ना कुछ तो रद्दअमल होगा। लेकिन बड़ी ख़बरों की तरफ हम आएँ तो हमें सिर्फ़ एक ही ख़बर नज़र आती है पाकिस्तान के अंदर, और वो है बलूचिस्तान का गहरा होता हुआ बहरान। कल कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का खुसूसी इजलास है। इस इजलास के अंदर बाकायदा ब्रीफिंग्स दी जाएंगी। बड़ी तैयारी है इस इजलास के हवाले से। किसी गैर ज़रूरी शख्स का दाखिला ममनू होगा और सिर्फ मुतलका स्टाफ ही वहाँ पर मौजूद होगा। ब्रीफिंग्स मुमकिना तौर पर फ़ौज के आला क़यादत के मेंबरान और ISI की आला क़यादत के मेंबरान देंगे। इसके अंदर तमाम जमातों ने शिरकत करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी अंदिया आया है कि उन्होंने भी शिरकत करनी है। अगरचे उनके सोशल मीडिया के ट्रोल्स ने ऑलरेडी ये बात करनी शुरू कर दी है कि अगर आप में से कोई इमरान खान की इजाज़त के बगैर गया तो फिर हम उसको धर रगड़ा देंगे। तो कल का इजलास बड़ा अहम है, बहरान गहरा हो रहा है। इसके ऊपर एहसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हमें ज्वाइन करेंगे। एहसन इकबाल साहब उस मीटिंग में मौजूद थे जो जाफ़र एक्सप्रेस के बाद बलूचिस्तान के अंदर हुई, जिसके अंदर बाकायदा ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, दूसरे मेंबरान पार्लियामेंट भी काबीना भी मौजूद थे। उस ब्रीफिंग के अंदर क्या कहा गया ये भी इनसे पूछते हैं, और कल जो मीटिंग है इसमें से हम क्या तवक्को करें कि कौमी तौर पर इस बहरान का हल क्या निकल सकता है। क्या ऑपरेशन होना चाहिए बलूचिस्तान के अंदर? ऑपरेशन के लफ्ज़ की बड़ी एक तल्ख तारीख है। हम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एक्स सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब से बात करेंगे, जिनके एक बयान के अंदर ये इजहार किया गया इम्कान का कि शायद 1.5 माह के अंदर बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन हो सकता है। नेशनल एक्शन प्लान के अंदर अगर आप नंबर्स में देखें तो 14 नुकात के अंदर से 10वां नुक्ता बलूचिस्तान के अंदर मसालती अमल का है। तो हम ऑपरेशन की बात जब करते हैं तो मसालती अमल का आगाज़ क्यों नहीं कर पाते, ये काकड़ साहब से हम पूछेंगे। जी एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, कल एक अहम दिन है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमने लेट नहीं की इस मीटिंग को कॉल करने के लिए, क्योंकि हालात तो बहुत अरसे से ख़राब हो रहे थे। मेरा ख्याल है कि अभी ठीक है। ये ख़ास तौर पे जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है उसने फिर कौम को बतलाया है कि ये जो फितना है या ये जो मसला है इसकी संगीनी क्या है। जैसे आपको याद होगा कि हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे टेररिज्म के ख़िलाफ़ यूनिफाई करने की, लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल का जो वाक़या है दैट बिकेम ए रेलिंग पॉइंट। तो इस तरह कोई एक वाक़या होता है जो कि रेलिंग पॉइंट ज़रूर बनता है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पूरी कौम उसी तरह मुत्तहद होकर और यकजहती के साथ इस टेररिज्म को डिफीट करे। अगरचे टेररिज्म का स्केल बहुत उसके मुकाबले में कम है जो हमने 2013-14 में फ़ेस किया था। उस वक्त तो आपको याद है कि हर दूसरे रोज़ कहीं ना कहीं कोई ख़ुदकुश बम्बार पड़ता था, और हमारे ना बाज़ार महफूज थे, ना इबादत गाहें महफूज थी, ना छौनियाँ, ना पुलिस स्टेशन, हर जगह कहीं ना कहीं कोई वाक़या होता था। तो उसके मुकाबले में आज अभी स्केल तो बहुत कम है, लेकिन ये जो एक चीज़ सिर उठा रही है इसको कुचलना और इससे निपटना एक कौमी यकजहती के साथ बेहद ज़रूरी है, और इसीलिए इजलास कल का बुलाया गया। आपने नंबर्स का जिक्र किया, मैं नंबर्स देख रहा था 2024 के अंदर जो है वो तकरीबन 200% इंक्रीज़ है दहशतगर्दी के वाक़यात में, और बलूचिस्तान के अंदर 70% इंक्रीज़ है। तो पब्लिक नुमाइंदगान की आपने बात की, ज़ाहिर है कल उनको फ़ौज की और इंटेलिजेंस की क़यादत ब्रीफ भी करेगी, लेकिन ये किसी डिबेट का हिस्सा हमें नज़र नहीं आया। मतलब हम किसी वाक़े या बड़े हादसे का इंतज़ार करते हैं, हमारे पास नंबर है कि 50 शहीद होंगे, 100 शहीद होंगे, तभी हमने आंखें खोलनी है। स्टैट्स फॉर आउट देयर। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी फ़ज़ा है वो बदतरीन पोलराइजेशन का शिकार है, और ख़ास तौर पे एक सियासी जमात जो है वो हर कितने भी कौमी सतह का संगीन वाक़या हो उस पर सियासत करती है। और बिलखसूस आपने देखा हमारे कोयटा के कोर कमांडर का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो शहीद हुए, उसके ऊपर भी किस किस्म की कैंपेन चलाई गई। इसी तरह जो अब जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है, कमो बेश जिस किस्म की कैंपेन
हमारे हमसाया मुल्क का मीडिया चला रहा था, वही बयानिया हमारे अपनी मुल्क का एक सियासी जमात भी सोशल मीडिया पे उसी तरह का बयानिया फैला रही थी। लेकिन वो आपके साथ कल शरीक मीटिंग होंगे। बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का हमें एहसास करना चाहिए कि एक मौके पर कि जब हम दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, हमारी फ़ौज के जवान और अफसर शहादतें पेश कर रहे हैं, हमारे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग अपनी जान के नजराने पेश कर रहे हैं, दे नीड फुल सपोर्ट कि पूरी कौम उनकी पुश्त के ऊपर खड़ी हो, उनको खराज तहसीन पेश करे, बजाय ये कि उनकी कुर्बानियों को क्वेश्चन करे, बजाय ये कि उनकी कुर्बानियों के गिर्द मफरूज़े कायम करे। वो तो पॉलिटिकल डायमेंशन पे मैं आता हूँ, लेकिन मैं पॉलिसी डायमेंशन जानना चाहता हूँ, डिबेट डायमेंशन जानना चाहता हूँ कि हम किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आपने उतार चढ़ाव बहुत देखा। हम किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि यकदम हमें ख्याल आए कि अब हमने कौमी सलामती की कमेटी लेकिन का आप इजलास देखिए ना, बुलाया। इससे पहले तलत जो एपेक्स कमेटी है उसमें चारों सूबाई हुकूमतों के वज़रा आला हैं और ये कमो बेश बहस जो है वहाँ पर हो चुकी है। और उस कमेटी में, एपेक्स कमेटी के अंदर तमाम वज़रा आला ने, जो कि मुल्क की तमाम सियासी जमातों की भी तकरीबन बड़ी जमातों की नुमाइंदगी करते हैं, मुकम्मल तौर पे यकजहती का इजहार किया था। और ये सारी ब्रीफिंग वहाँ पर दी गई थी कि किस तरीके से हमें टेररिज्म के ख़तरात का सामना करना है और क्या चैलेंजेस हैं, और उसके ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है, काम हो रहा है। लेकिन अब चूँकि ये वाक़े इस नौइयत के हैं कि ये अवामी एक डिस्कोर्स में ये आ गए हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि एपेक्स कमेटी, जिसका एक महदूद स्कोप है, उससे बियॉन्ड पार्लियामेंट को, अवामी नुमाइंदों को, सियासी क़यादत को भी इस पूरी बहस में शरीक किया जाए और उनको एहसास दिलाया जाए कि इस वक्त हमें किसी किस्म की गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं करना, इसके संगीन मुज़मरात हो सकते हैं। ये तो हो गया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो पार्लियामेंट की है, और जो फैसला साज NSC है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसका इजलास क्यों नहीं बुलाते हैं आप? मतलब ये भी एक बड़ी हैरानी और अचंभे की बात है कि पहले डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट होती थी, लेकिन उसके बाद फिर वो काउंसिल बनी, अब कमेटी बन गई। आपकी पिछली जो हुकूमत थी PDM की, उसके अंदर उसके इजलास हुए, इमरान खान की हुकूमत के अंदर इजलास हुए, उससे पिछली हुकूमतों में इजलास हुए, तो उस फोरम को मुतहर्रिक क्यों नहीं करते? वो तो फैसला साज फोरम। जी, मेरा ख्याल है कि चूँकि इस वक्त एक एपेक्स कमेटी मौजूद है जिसमें वो तमाम स्टेक होल्डर्स, बल्कि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबरान हैं, उससे ब्रॉडर कॉन्फ़िगरेशन है एपेक्स कमेटी की, जिसमें तमाम वज़रा आला शरीक है, जबकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में तमाम वज़रा आला शरीक नहीं। और उस एपेक्स कमेटी के इजलास होते रहे हैं कि जिसमें सिक्योरिटी की सूरत हाल में बिलखसूस सूबों को शामिल किया जाता रहा है, क्योंकि जब हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठते हैं तो वो वफाकी हुकूमत का एक पॉलिसी का इदारा है, लेकिन जब हम एपेक्स कमेटी में जाते हैं तो उसमें हमारे साथ तमाम सूबों के वज़रा आला भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि उसके ऊपर बात हो रही थी और उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस मसले को टैकल किया जा रहा था, इवेंचुअली ये तमाम बहस मुबासा जो है, जो इनपुट जो है, इसको पॉलिसी में ट्रांसलेट होना है, और उसके लिए पॉलिसी का जो फोरम है वो NSC ही है। तो आप ये फरमा रहे हैं कि चूँकि एपेक्स कमेटी चल रही है तो फिर NSC की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एपेक्स कमेटी के जरिए फैसला तो आप नहीं करते। जी देखिए ना, वो फैसले तो मौजूद हैं अपनी जगह, और ये फैसला जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का था, जो बेसिकली नेशनल एक्शन प्लान का वर्जन 2.0 है, इसके ऊपर तो फैसला मौजूद है और वो उसकी अब इम्प्लीमेंटेशन है उन तमाम फैसलों की, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि जो सूबे हैं वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स जो हैं, CTDs, उनको स्ट्रेंथन करें। सूबे अपनी सतह के ऊपर जो हेट मटीरियल है, हेट स्पीच है, उसकी गिरफ्त करें। मदारस के रजिस्ट्रेशन का था, प्रोपेगेंडा का था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके अंदर आपको सूबाई हुकूमतों की बहुत मदद दरकार है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि बाकायदगी के साथ एपेक्स कमेटी में इन तमाम मसाइल पर बहस होती रही है। आपको ये मदद मिल रही है KP की हुकूमत? जी, जो वज़ीर आला KP हैं, उन्होंने एपेक्स कमेटी में हमेशा अपने पूरी इन मकासद के लिए तायद का इजहार किया है, लेकिन बाहर उनका स्टैंस कुछ और है। देखिए, वो सियासत के और तकाज़े ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो कल का इजलास है उसमें हमें शायद इस बात पे संजीदा होने के लिए कुछ मौका मिलेगा
कि अब हमें बाहर की और अंदर की एक ही बात करनी चाहिए। ये चीज़ कि बाहर की सियासत और है और फोरम्स की सियासत और है, इससे मामलात पेचीदा होते हैं, उससे यकसुई नहीं होती कौम के अंदर। तमाम कौमी क़यादत को देखिए, जैसे नेशनल एक्शन प्लान बना आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद, तो मुल्क की तमाम सियासी क़यादत, मुल्क की अस्करी और सियासी क़यादत, तमाम सियासी जमातें वो एक ज़बान से बोलें कि हमने दहशत गर्दी का मुकाबला करना है, देयर विल बी ज़ीरो टॉलरेंस, और हमने इस जंग को जीतना है। अच्छा, दो किस्म के उसमें फेजेस होते हैं नेशनल सिक्योरिटी पार्लिमानी कमेटी की जो मीटिंग्स हैं इन कैमरा ब्रीफिंग के अंदर। एक लिसनिंग सेशन है जब आप सारों को बताया जाएगा कि क्या हो रहा है, हालात किस किस्म के हैं, थ्रेट किस किस्म की है, कहाँ पर जोड़ पड़ रहा है, कहाँ पर चैलेंजेस हैं, और दूसरा होगा Q&A। सो आपके ख्याल में Q&A के अंदर कोर क्वेश्चन क्या है हमारे सामने जो हमें पूछना चाहिए? देखिए, हमें तो क्लैरिटी है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो जो मुआशी तौर पे बहाली की तरफ जा रहा है, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में आपको मालूम है कि जो रिकॉर्डिक का तनाज़ा था वो हल तलब था, वो हल हुआ है, और अब वो जो कंपनी है ब्लैक गोल्ड वो आके उसकी शुरू करेगी माइनिंग, और अगले 5-6 सालों में बलूचिस्तान को सालाना तकरीबन $5 अरब हासिल होने जा रहे हैं। और आई थिंक बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बड़ा अमीर तरीन सूबा, तो वो कुव्वतें कि जो बलूचिस्तान की पसमानदगी पे सियासत करती थीं, उन्हें नज़र आ रहा है कि अब हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं वो बलूचिस्तान के जो मादनियात की तरक्की है उससे खाइफ हैं, क्योंकि अब इस वक्त दुनिया में जो नई जियो पॉलिटिक्स है उसमें जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी बड़ी अहमियत हो गई है। ये अब एक नया जियो पॉलिटिक्स का, जिसे कह लीजिए प्रॉक्सी वॉर का मैदान जंग है कि जिसके अंदर, तो ये इसका मुआशी डायमेंशन हावी है या पाकिस्तान की फेडरेशन को नुकसान पहुंचाना मकसूद है? ज़रा उसके ऊपर रोशनी डालिए। दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ कुव्वतें मुसलसल, देखिए अगर आप पूरे एक ब्रॉडर जियो पोलिटिकल स्पेक्ट्रम पे देखें, आप मुस्लिम वर्ल्ड में देखें कौन से मुल्क खड़े हैं, देयर आर ओनली 2 countries स्टैंडिंग नाउ विद स्ट्रॉन्ग मिलिट्रीज, टर्की एंड पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान हैज़ अ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑल्सो। तो उस पूरे अगर आप जियो पोलिटिकल स्पेक्ट्रम में देखें, पाकिस्तान की एक बड़ी कलीदी हैसियत है। और इसी तरह वो कुव्वतें कि जो इस वक्त एंटी मुस्लिम वर्ल्ड या एंटी पाकिस्तान एजेंडाज रखती हैं, वो बहुत सरगर्म होने के लिए कुदरती तौर पे उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर पाकिस्तान एक इक्तसादी तौर पे भी स्टेबल मुल्क बन गया और ये एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का भी हामिल है, तो ये एक बड़ी ताकत बन जाएगा। आपके ज़हन में क्लैरिटी है कि बहुत ज़रा वजाहत वाले सवाल नहीं चाहिए, हमें पता है ये क्यों हो रहा है। जी, आप उस ब्रीफिंग में थे जो बलूचिस्तान के अंदर की गई जाफर एक्सप्रेस के बाद हम देख रहे थे, आप वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पर क्या आपको कोई ऐसी मालूमात मिली जिससे आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ होगा, या जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि आपको पता है क्या? देखिए, हमें तो तकरीबन बड़ी हद तक क्लैरिटी है कि वो कौन से ममालिक हैं, वो कौन से हल्के हैं जो इसकी पुश्त पनाही कर रहे हैं और ये क्यों कर हो रहा है, और लिहाजा हमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अलबत्ता जिस चीज़ पर थोड़ा सा अफसोस है वो ये है कि हम दाखिली तौर पे इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। ये वो ऐसी चीज़ है कि जिसका ताल्लुक मुल्क की वफाक से है, मुल्क के मुस्तकबिल से है, मुल्क की मुआशी बहाली के अमल से है। हमें अंदरूनी तौर पे इस पे यकसुई करनी चाहिए और इस पे सियासत नहीं करनी। लेकिन आप देखें ना, अगर आप पीटीआई की तरफ से देखें तो वो कहते हैं कि हमारा कायदा आपने जेल में रखा हुआ है, हमारे बंदे आपने जेल में रखे हुए हैं, हमारे खिलाफ आपने मुकदमात किए हुए हैं, यकदम आप रियासत पर उस्ताद पड़ी और आप ताकत में हैं, यानी रियासत के पास जिम्मेदारी आपकी है, आपको हमारी मदद दरकार है। बट आई एम सेइंग इज कि वो सवाल हम सब जेलों में थे जब हिंदुस्तान ने कश्मीर को एनेक्स किया। हमने गैर मशरूत ताउन दिया हुकूमत को, लेकिन हुकूमत ने हमारा ताउन ही नहीं लिया। हर फोरम के ऊपर अपोजिशन ने हुकूमत को कहा कि आइए आप आगे लगे, हम आपके पीछे गैर मशरूत तौर पे लगने के लिए तैयार हैं, ये हमारा कौमी मसला है, इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होगी, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ मुश्तरका जलसे करने के लिए तैयार हैं, हम दुनिया को ये दिखाने के लिए तैयार हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम एक है। लेकिन हमसे किसी ने ताउन नहीं लिया। तो लिहाजा हमने तो कभी इस बुनियाद पे कि जी हम सबको जेलों में डाला गया, हम सब पे झूठे मुकदमे बनाए गए, हम सब पे बदतरीन प्रोसिक्यूशन की गई, लेकिन जहाँ कौमी मामला था हमने कभी उस पर सियासत नहीं की। इसी तरह आज अगर इमरान खान साहब जेल में है, मुझे आप बताइए क्या वो सियासी कैदी हैं? वो सियासी कैदी नहीं है। वो तो समझते हैं ना कि सियासी कैदी नहीं। आप मुझे बताएं
कि अगर 190 मिलियन पाउंड बरतानिया ने पाकिस्तान को देना था और दिया, और वो पाकिस्तान के अवाम की प्रॉपर्टी थी, ख़जाने में जाना चाहिए था। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि अगर चोरी का माल कोई कहीं बरामद करे और वो थानेदार को दे कि भाई ये लो चोरी का माल पकड़ा गया, आप मालकों को दे दो, और वो थानेदार मालकों को देने की बजाय उल्टा उसी चोर को वापस कर दे कि जिससे बरामद हुआ था, आप उसे क्या सियासी अच्छा, एक तरफ 190 मिलियन, मेरे उसके ऊपर पॉइंट भी बड़ा क्लियर है, लेकिन डिबेट मिलियन पाउंड्स हैं और उनका क्या इस्तेमाल हुआ वो है। दूसरी तरफ आपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकॉनमी में कन्वर्ट करना पाकिस्तान को 2035 के अहदाफ हैं, 2047 के अहदाफ हैं। एक तरफ 190 मिलियन पाउंड्स है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान को 5 बिलियन डॉलर्स वाला सूबा भी उसने बन जाना है। तो अगर 190 मिलियन पाउंड को आप पसेपुश डाल दें और लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के अंदर इस मामले को आगे बढ़ाएं तो आपको वो सपोर्ट मिल जाएगी। आप ये बताएं ना कि हम सब पे मुकदमे थे, हमने तो कभी मुतालबा नहीं किया कि इन द लार्जर इंटरेस्ट, ये तो फिर एनआरओ मांगने वाली बात है ना। या तो फिर इस बात का तकाजा किया जाए कि जी हम एनआरओ मांग रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक शख्स जिसको अदालत ने सज़ा दी, जुर्म साबित हुआ, उसमें सज़ा दी, किस तरह छोड़ा जाए? अब उसको छोड़ने का तो कौमी सलामती का तकाजा है, मैं सिर्फ एक आर्गुमेंट, कौमी सलामती का तकाजा, आपको चाहिए यूनिटी, आपको चाहिए सपोर्ट, उनकी डिमांड ये है। तो मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि क्या कितना बड़ा एक गंभीर मसला है, या आपके ख्याल में इतना गंभीर मसला भी नहीं है कि उनके खिलाफ केसेस को विड्रॉ किया? आप मुझे बताएं कि अगर 190 मिलियन पाउंड की चोरी आपने छोड़ देनी है कौमी मुफाद में, तो वो बेचारा जो 5,000 रुपए की जेब काट के जेल में है, वो बेचारा कि जिसने कहीं 10-20 हज़ार दुकान से लूटा है, या वो लोग के जिन्होंने कुछ 4-10 लाख की डकैती की है, उन सारे चोरों को छोड़ दें आप कौमी मुफाद में। तो पीटीआई को मौजूदा हालात के अंदर रहते हुए आपको सपोर्ट की तवक्को है कि उनको सपोर्ट करनी चाहिए? इमरान खान साहब और पीटीआई से मेरा सिर्फ एक सवाल है। पूरी कौम को हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाते थे कि जी वो कौम तबाह हो गई जिसमें बड़े के लिए और छोटे के लिए मुख्तलिफ कानून है। अब अगर एक कानून है जिसमें छोटे लोग गिरफ्तार होते हैं, अगर वो गबन करते हैं, अगर वो चोरी करते हैं, तो अगर एक शख्स ने 190 मिलियन पाउंड जो 60 अरब रुपए के करीब बनता है, वो पाकिस्तान का गबन किया है और उसको कौमी सलामती के नाम पर छोड़ दिया जाए, तो उन गरीबों का क्या कसूर है जो जेलों में सड़ रहे हैं? उनको सबको फिर एक श्योर आपको इसका जवाब यकीनन आएगा, उनकी तरफ से उस किस्म का जवाब आते हैं। लेकिन ज़रा वापस इस इजलास के ऊपर, जो आखिरी इसका इजलास हुआ था 8 नवंबर सोमवार के रोज़ इत्तफाकन 2021 में, इसके अंदर आपके मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी शिरकत की, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी शिरकत की, आपकी तमाम क़यादत इसके अंदर मौजूद थी। आप शायद इसमें, मैंने नाम नहीं देखा, यू मे हैव बीन प्रेजेंट देयर। ये वो डॉक्यूमेंट है, ये वो 2021 की मीटिंग है जिसके अंदर तालिबान को पाकिस्तान में लाने की अप्रूवल दी गई, और मैं इसमें पढ़ रहा था कि तमाम मेंबरान ने तमानियत का इजहार किया उस ब्रीफिंग पर जो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने दी। तो आपकी तो तमाम क़यादत उस वक्त भी मुतमईन थी, और आज जब उसका अब आपको नतीजा नजर आ रहा है, तो वो एक इन कैमरा ब्रीफिंग थी, तो लिहाजा मैं सिर्फ उसकी प्रेस रिलीज पढ़ रहा हूँ। जी, मैं इसके हवाले से आपको दो बातें कहना चाहता हूँ। एक बात यह कि वहाँ पे मेंबरान ने बहुत वाज़ेह सवाल किए थे कि ये जो आप लोगों को लेकर आ रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान में दोबारा ये आके दहशतगर्दी नहीं करेंगे? और उस वक्त की जो अस्करी क़यादत थी उसने दो टोक अल्फाज में यकीन दहानी दो कराई थी। एक ये कि वो गैर मुसल्लह होकर आएंगे, दूसरी ये कि वो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करेंगे। इन दो गारंटीज़ के बाद उस हाउस ने फिर इंडोर्स किया था, फिर ठीक है। मैं मुझे गुजारिश करने दें, रियली हु वुड बिलीव दिस? नहीं, मतलब मैं आपसे ज़रा जानना चाह रहा हूं कि अगर उन्होंने पाकिस्तान के आइन को मानना होता तो वो काम करते जो वो कर रहे थे, और वो कैसे गैर मुसल्लह, मतलब उस कमेटी के अंदर इतने घाग तजर्बाकार दानिशमंद लोग मौजूद थे, और आप हमें बता रहे हैं कि दे फेल फॉर दिस। नहीं, देखिए, जब आपको मुल्क के ज़िम्मेदार लोग और अस्करी क़यादत के टॉप क़यादत ये कहे कि हमारी उनसे नेगोशिएशन हुई है, और उस नेगोशिएशन में हमने इस बात को मनवाया है कि वो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करेंगे और वो गैर मुसल्लह होकर आएंगे, तो इसके बाद अब आप फिर किससे आपने गारंटी लेनी है, किसकी बात पे यकीन? चले, अब तो हालात और वाक़यात ने साबित कर दिया कि वो बुनियादी तौर पर एक धोखा था। जी हाँ, और वो पॉलिसी वो थी जिसने तबाहकुन नताइज। तो कल जब मीटिंग होगी तो ये मामला तो उसमें उठाए जाएंगे कि भाई ये मतलब ये कि पहली मीटिंग के अंदर तो हमें ये कहा गया था, तो इसके ऊपर भी तो बात होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, इसका सवाल उठना चाहिए।
कि आखिरकार, और हम तो प्राइम मिनिस्टर भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि देखिए ये चीज़ का ज़रूर जायज़ा लिया जाना चाहिए कि 2017-18 में इसकी हमने बेखुनी कर दी थी, और फिर ये क्यों दोबारा सिर उठाई है इस चीज़ ने। और इसकी बुनियाद पे अगर आप जाएं तो वही जो आबादकारी उन लोगों की वापसी की गई थी, और उन अनासर को दोबारा मौका दिया गया कि वो अपने पंजे गाड़ें हमारे इलाकों में जहाँ से हमने उनको साफ़ किया था, उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ है। और उन्होंने अपने पूरे नेटवर्क्स अफ़गानिस्तान के अंदर रखे हुए हैं। वहाँ से जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या है उसमें भी उनका लिंक अफ़गानिस्तान के साथ मौजूद था कि वहाँ से डायरेक्ट हो रहा था सारा ऑपरेशन। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर हमें बहुत, मैं समझता हूँ कि संजीदगी के साथ एक आवाज़ के साथ बात करनी चाहिए, और अफ़गानिस्तान की हुकूमत से भी बात करने की ज़रूरत है कि हमने देखिए अफ़गानिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। आज पाकिस्तान के 70% जो मसाइल हैं उनमें अफ़गानिस्तान की अवाम और उनके लोगों का साथ देने की वजह से उफ्ताद गिरी हुई है। हमारे जो ड्रग रनिंग है, हमारे जो गन रनिंग है, हमारे मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन रिलीजन की है, ये सारी चीज़ें उस चीज़ का शाखसाना है जिसके लिए हमने अपना पूरा मुल्क एक किस्म का बर्बाद कर लिया। और मैं समझता हूँ कि हमें बात करनी चाहिए कि, और अगर कोई ये कहे कि इस पॉलिसी के तहत हमने कोई अमेरिका से मदद ली, बेतुकी बात है। वो मेरा ख्याल है कि 10वां हिस्सा भी नहीं होगा जो नुकसान हमने अपना कर लिया है। तो इसलिए हमने तो एक हमसाया के होने की हैसियत से एक मज़हब की बुनियाद के ऊपर अपने अफ़गान लोगों का हमने जो मेज़बानी की है, यहाँ पे तकरीबन 30-35 लाख अफ़गानियों की, आप देखिए आज मगरब के ममालिक में वो 100 लोगों की कश्ती समुंदर से नहीं दाखिल होने देते, वो बेचारे डूब जाते हैं समुंदर के अंदर। आज यूरोप के अंदर इमिग्रेंट्स के ऊपर कितनी, और यहाँ पर कमिटमेंट करके उनको वापस नहीं ले जा रहे हैं। तो मेरा मकसद है कि ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पर हमने एक बड़ी अफ़गानिस्तान के लिए कुर्बानी दी है और उनके साथ हम खड़े रहे हैं। और हमें, मेरा ख्याल है अफ़गानिस्तान की हुकूमत को ये चीज़ ज़रूर बराबर करानी पड़ेगी कि उसका बदला ये नहीं है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है, स्टे ट्यून्ड। बलूचिस्तान के अंदर हालात गंभीर हैं, हमने कुछ ना कुछ रद्द-ए-अमल देना है। फैसला साज क़ुव्वतें सर जोड़ कर बैठी हुई हैं। कल पार्लिमान की सलामती कमेटी का एक गैर मामूली इजलास होगा, उसके अंदर ब्रीफिंग्स दी जाएंगी। लेकिन मामला सिर्फ ब्रीफिंग्स तक महदूद नहीं रहेगा, मामले को हमने हल की तरफ लेके जाना है। तो बलूचिस्तान के अंदर क्या वाक़तन ऑपरेशन होगा या मुसालती अमल होगा? हमारे पास एक्स प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब मौजूद हैं, उनका बहुत शुक्रिया। मैं आपका एक बयान देख रहा था काकड़ साहब के, जिसमें आपने कहा कि कुछ वक्त में बलूचिस्तान में ऑपरेशन हो सकता है 1.5 माह के अंदर। इज दैट व्हाट यू सेड या मेरे ख्याल में जो है ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो आपके ख्याल में वे फॉरवर्ड अब आपको क्या लगता है, ये जानते हुए कि बलूचिस्तान के अंदर एस्केलेशन कितनी है और जो स्केल ऑफ अटैक्स हैं वो किस किस्म के हैं, तो आप जरा हमें फोरकास्ट करके बताएं क्या, विच वे इज इट गोइंग टू गो? तलत साहब देखें, सबसे पहले तो करेक्ट डायग्नोसिस अगर नहीं होगा, उसके लिए आप जो भी रेमेडीज़ सजेस्ट करेंगे, अगर आप कार्डियक पेशेंट है और आपको जो है ना कैंसर की दवाइयाँ दी जा रही होंगी, तो रिकवरी तो होनी नहीं है। ठीक, आप एक ऑल आउट इंसर्जेंसी फेस कर रहे हैं जिसका सबसे बड़ा टूल टेरर है। वायलेंस और टेरर को उन्होंने इस्तेमाल करके पॉपुलेशन को हॉस्टेज करना चाह रहे हैं। जो रिजॉल्व है टू काउंटर दैट टेरर आउटफिट्स, उस रिजॉल्व को कम करने की कोशिश की जा रही है। ये इंसर्जेंट्स के पार्ट पे एक वेल थॉट स्ट्रैटेजी है। रिस्पांस क्या होना चाहिए, रिस्पांस पे आपके ज़हन में क्लैरिटी, लेट्स स्टे विद इंसर्जेंसी। तो आपके ज़हन में एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है कि ये फुल स्केल फुल थ्रॉटल इंसर्जेंसी है? एब्सोल्युटली, मुझे कोई शक नहीं है इसमें। एम क्या है इसका? देखें, बज़ाहिर जो स्टेटेड गोल है उनका ये है कि दे वांट टू अल्टर द ज्योग्राफी। वो कहते हैं हम एक अपनी नई रियासत बनाएंगे और उस रियासत की तश्कील के लिए जो आर्म्ड स्ट्रगल है उसको वो जायज़ तस्वर करते हैं, वो दुरुस्त तस्वर करते हैं। उसमें वो बैरूनी क़ुव्वतों से मदद लेना जो है ना, उसको भी अपनी एक हिकमत अमली का हिस्सा समझते हैं या जानते हैं। क्या ये हो सकता है? मेरे ख्याल में इसके 1% चांसेस भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, पॉपुलेशन जब आप अल्टर करते हैं, अच्छा उसको ये चाहते हैं कि वो ज्योग्राफी को अल्टर करें। उसके अल्टर करने के लिए आपको टेरिटरी और पॉपुलेशन की मैनेजमेंट करनी पड़ती है और टेरिटरी को कंट्रोल करना पड़ता है। ये कैपेबिलिटी है नहीं। जब ये कैपेबिलिटी नहीं है तो ये एज अ टैक्टिक्स क्या करते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ लिथैलिटी और प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवेबिलिटी, इन दो के तहत खेलते हैं।
ये लिथैलिटी को उस स्टेज तक लाना चाहते हैं, उस डिग्री तक लाना चाहते हैं कि जो स्टेट मैनेजमेंट फोर्सेस हैं, जो स्टेट एक्टर्स हैं, वो बेजार आ जाएं, उनके रिजॉल्व ख़त्म हो जाए और वो इसको अबेंडन कर दें। दिस इज़ व्हाट देयर स्ट्रैटेजी इज़। इसी को अंडरस्टैंड करना है, इसी रिस्पांस मैकेनिज्म में अपने रिजॉल्व को शो करना है, डिटर्मिनेशन दिखानी है। प्रिवेल वही फरीक होगा जो ज़्यादा डिटर्मिनेड। इंसर्जेंसी पर वापस आइएगा, काउंटर करने का तरीका है। तो आप कह रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए, क्या किया जाए? मैं एदाद शुमार मैंने अपने एक वीलॉग में भी ये बताए हैं। जो एदाद शुमार है उसके अंदर हम हर 10 मिनट में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले 435 दिनों के अंदर, यानी 2024 और ये दिन मिला के तकरीबन 200% का इंक्रीज़ है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो काइनेटिक ऑपरेशन है, ताकत का इस्तेमाल वो तो हो रहा है, इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल हो रही है, इसमें हम क्या इजाफा करेंगे? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ जो कि सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं, ये उनका चैलेंज है कि वो कैनेटिक्स को, जिसको मैं तजवीज़ करता हूँ हमेशा कि स्मार्ट कैनेटिक्स। अब स्मार्ट कैनेटिक्स में टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन है, फोकस टारगेटेड ऑपरेशंस हैं, उसको स्पेशलाइज्ड फोर्सेस टेरेन के हवाले से। अब जिस तरह का टेरेन बलूचिस्तान का है या वज़ीरिस्तान का है, वहाँ पे आपको पंजाब की सूरत हाल या सिंध जैसी सूरत हाल का सामना नहीं है। उस टेरेन के मुताबिक अपनी फोर्सेस उतारनी होंगी। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द नंबर्स। आप देखें ना, इंसर्जेंट्स के नंबर्स जो है ना, दे आर ऑलवेज एट ऑड। वो आपसे हमेशा कम होते हैं, लेकिन कम न्यूमेरिकल नंबर में भी वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते हैं। तो जो स्टेट का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म इवन विज़ावी कैनेटिक्स है, उसको भी हमें रिविजिट ज़रूर करना। तो इससे मुराद की सारी शक्ल क्या निकलेगी? एक नया ऑपरेशन होगा, ये क्या होगा? देखिए, ऑपरेशन लफ्ज़ बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो लोगों को जो है ना, उसके कॉनोटेशन कुछ और ले लेते हैं, लेकिन बात ऑपरेशन की नहीं है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पॉपुलेशन को सिक्योर करें, और जो ग्रोह पॉपुलेशन के अंदर आर्म्ड हो जाता है, असला उठा लेता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना, उसको एलिमिनेट करना, उसको टारगेट करना, उसको न्यूट्रलाइज करना, ये एक लेजिटिमेट एक्ट है। ये एक्ट ऑफ टेरर नहीं है। ये आप अपनी इंटरनेशनल लॉ के तहत, उस फ्रेमवर्क के तहत भी अपनी पॉपुलेशन को लेजिटिमेटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट वी शुड डू। अच्छा, आपने जिक्र किया कि हमें ज़ाहिर है इसको रिविजिट करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस। कल का इजलास बड़ा अहम है और कुछ पॉलिसी प्लानिंग हम तवक्को कर रहे हैं। अगले 48 घंटे में हमें नज़र भी आ जाएगा क्या होने वाला है। DGISPR की ब्रीफिंग के अंदर जिक्र हुआ कि जो हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उसके बहुत सारे हिस्से जो हैं वो सियासी हुकूमतों ने करने। जो 10वां पॉइंट है वो बड़ा दिलचस्प है कि बलूचिस्तान के अंदर मसालती अमल शुरू होना चाहिए। तो आपके ख्याल में मसालती अमल जो है उसके लिए नंबर 1 माहौल मौजूद है, नंबर 2 अगर मसालती अमल का आगाज़ करना है तो किसके साथ करना है, और क्या फाइट टॉक इकट्ठा चल सकता है या फाइट पहले टॉक बाद में? क्या देखें, मैं तो इस जो सो कॉल्ड नेगोशिएशन है ना, देखिए रियासत के पास दोनों टूल मौजूद होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का टूल भी मौजूद होता है और जो नेगोशिएशन या डायलॉग का टूल है वो भी मौजूद होता है। डिस्क्रेशन रियासत के पास होती है कि इवेंचुअली आपका एंड रिजल्ट क्या है, कि आप पीस इंश्योर कर सकें, आप ऑर्डर इंश्योर कर सकें। ये असेसमेंट करनी चाहिए कि ये जो नेगोशिएशन की बात सजेस्ट करते हैं, कब दुनिया में कहाँ कैसे नेगोशिएशंस हुई है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि वायलेंस का शिकार पाकिस्तान का माशरा हुआ है। मिसाल के तौर पे कोलंबिया में पाब्लो एस्कोबार ने एक कमर्शियल प्लेन को उड़ा दिया था, और उसके बाद उसने कहा कि जी मैंने नेगोशिएशन करनी है। कोलंबियन स्टेट ने नहीं कहा, लेकिन कोलंबियन स्टेट बहुत थकी हुई स्टेट थी पाकिस्तान के मुकाबले में। उन्होंने कहा कि आप एक मिनिमम जो जुर्म अपना है वो एडमिट करेंगे, उसके तहत आपको कन्विक्शन होगी एंड यू विल बी इम्प्रिजन्ड, और फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो नेशनल एक्शन प्लान है वो दूसरी पार्टी की तरफ से, दहशतगर्दों की तरफ से नहीं है, ये हमारा अपना है, जिसका 10वां पॉइंट है मसालती अमल। ये हमने खुद प्रपोज किया, तो आप कह रहे हैं इसको हम मौखर कर दें, अभी वक्त नहीं है क्या? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि उस वक्त भी शायद ये वेल थॉट नहीं था ये पॉइंट। जब भी किसी ने नेगोशिएशन करनी है, ये रुजू कौन करता है? बंदा बड़ी हस्ती से रुजू करता है, खुदा से रुजू करता है, रिमोर्स बताता है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं वापस पलटना चाहता हूँ, और वो मैग्निमिनिटी का मुजाहरा करती है और वो कहती है अच्छा माफ़ी तलाफ़ी का कोई रास्ता निकालते हैं। यहाँ ये वाहिद फार्मूला हम दे रहे हैं कि वी आर बेगिंग,
वी आर ऑलवेज बेगिंग देम एंड दे शो मोर रिजिडिटी। ये इस तरह है कि आप बैड बिहेवियर को रिवॉर्ड कर रहे हैं। 10 मरतबा पाकिस्तान की रियासत ने गुफ्त शुनीद को या इस नुक्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इंसर्जेंट्स के जानिब से एक मरतबा कोई मुझे बता दे कि उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया हो। ये जो जिक्र फरमाया कि इंसर्जेंट्स के साथ इंगेज कैसे करना है, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसके अंदर बताया गया कि दुनिया के अंदर पिछले तकरीबन 70-80 साल के अंदर जितनी भी इंसर्जेंसीज हुई हैं, जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, उनमें से तवील मुद्दत इंसर्जेंसीज जो रियासतों गले में पड़ गई वो थी जिनको बॉर्डर पार से सपोर्ट थी। जिनको बॉर्डर पार से सपोर्ट नहीं थी वो हुई पीक किया, आपने कोलंबिया की मिसाल दी, श्रीलंका की भी हमारे सामने है, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। ये तो बॉर्डर पार हमने अब आइडेंटिफाई किया नेटवर्क है, तो इन हालात के अंदर तो हम तो एक बड़ी लंबी जंग में फंस जाएंगे, ये भी एक खदशा है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है। ये पहले तो हमें ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये जंग है और हमने ये जंग लड़नी है। कैसे लड़नी है? हिम्मत और हिकमत दोनों चीज़ें। जो विजडम और हिकमत का पार्ट है उसमें जो अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान का इसमें किरदार है, ईरान है, हिंदुस्तान है, उसको किस सतह पे डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, काउंटर इंसर्जेंसी करनी है, इसमें भी यकीनन गौर व फिक्र मुख्तलिफ जगहों पे हो रहा होगा और ये पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है। ज़रा हम गेयर चेंज करते हैं और आपको कराची लिए चलते हैं, जहाँ पे नादिया हुसैन, एक फेमस मॉडल और एक्ट्रेस, अब पीका की जद में है। मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर का एक केस है जिसके अंदर 54 करोड़ की खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम है। इसके ऊपर फिर नादिया हुसैन को किसी एक नंबर से कॉल आई, उसके ऊपर किसी नाम नहाद FIA के शख्स की बावर्दी तस्वीर लगी हुई थी जिसके अंदर मुबैना तौर पर उनसे मुतालबा किया गया कि वो कुछ पैसे दें और मामलात को वो तय करें। उन्होंने उसके ऊपर फिर सोशल मीडिया के ऊपर आकर बयान दाग दिया। ये आजकल बहुत ट्रेंड है कि आपके पास मालूमात हो या ना हो और आपने ये बात कर देनी है। फिर FIA ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि ये तो जालसाज की कॉल थी और आपने इदारे की साख को नुकसान पहुंचाया, तो अब पीका की जद में है। हम जावेद चौधरी साहब से पूछते हैं, नुमाइंदा समा TV, कि ये मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गया और लेटेस्ट क्या है। जावेद साहब, एक तो कुछ पस मंज़र मैंने बताया, क्या आज जो प्रोसीडिंग्स हुई उससे आपको लगा कि नादिया हुसैन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है या ये मामला जो है वो तय हो जाएगा बातचीत के बाद? जी ताला साहब, नादिया हुसैन आज उस FIA की जो इंक्वायरी है उसमें आज FIA सादर क्राइम सर्कल में पेश हुई हैं और उनको आज उनको तलब किया गया था। वहाँ उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है जिसमें उस बयान के मुताबिक उन्होंने इस सारे वाक़े की तफसील बयान करते हुए ये कहा है कि उनका किसी कतई तौर पर इस बात का कोई उनको जो है वो नहीं था कि वो जब सीनियर डायरेक्टर FIA जो है उन पर किसी किस्म की जान तलाशी करें। उनका अपने बयान में ये कहना था कि बुनियादी तौर पर उन्होंने जब बयान रिकॉर्ड कराया उससे पहले वो FIA के पोर्टल पे कंप्लेन कर चुकी थी और कंप्लेन के बाद उन्होंने उस बयान को रिकॉर्ड कराया है। ताहम उनका ये कहना था कि कतई तौर पर उनका ये मकसद नहीं था कि सीनियर ऑफिसर को मलाइन किया जाए या उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जाए। उनका स्टेटमेंट ये था कि वो जो स्कैमर है जिसने वो उनकी ID DP लगा के सीनियर अफसर की उनको कॉल की थी और उनसे रकम मांगी थी उनके खामद की रिलीज़ करने के लिए, असल में उसको उन्होंने एड्रेस किया था जिसको ये तासुर लिया गया कि जी शायद डायरेक्टर FIA को मैंने मलाइन किया या उन पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। और उन्होंने इस हवाले से ना सिर्फ अपनी जो बात मीडिया से बातचीत की उसमें ना सिर्फ उन्होंने इस पर माज़रत का इज़हार किया बल्कि उन्होंने इस अमर को यकीनी बनाने की कोशिश की है कि वो मैसेज जाए कि वो स्कैमर के हवाले सारी बात कर रही थी और वो इस हवाले से किसी किस्म को किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा। अच्छा, आपने भी जी जावेद साहब, आपने भी देखा होगा उन्होंने जो चीज़ पोस्ट की और जिस तरीके से पोस्ट की, गलती हो जाती है, ऐन मुमकिन है उनको ख्याल हो कि ये हकीकत में कोई ऐसा शख्स है, उनके हालात इस किस्म के बन रहे हों उस वक्त, लेकिन जिस तरीके से वो चीज़ पोस्ट हुई है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या FIA की तरफ से ये मूड आपको नज़र आ रहा है कि इस मामले को तय कर दिया जाए, क्योंकि वाज़े अंदाज से उन्होंने बड़े गंभीर इल्ज़ामात लगाए? जी बिल्कुल, हमारी उनके जब वो बयान अपना दे के चली गई
तो उसके बाद FIA के तफ्तीशी हुकाम से हमारी बात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि उन्होंने इस अमर पे जो है अपनी माजरत का इज़हार करते हुए अपनी गलती को तस्लीम किया है। ताहम उनका ये कहना था कि वो फ्रांसिक जो उनके 2 मोबाइल उनके पास FIA तफ्तीशी हुकाम के पास, वो फ्रांसिक रिपोर्ट आने के बाद ही वो इस अमर का तयन कर सकेंगे कि उनके खिलाफ ये इंक्वायरी मज़ीद आगे बढ़ेगी या वो इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ताहम जो तफ्तीशी हुकाम का जो मूड है जो हमें नज़र आया उसके मुताबिक वो इस हवाले से तो मुतमिन है कि उन्होंने कम अज़ कम FIA हुकाम पे जो उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया उसको न सिर्फ तस्दीक की है बल्कि उसमें माजरत की है। और हमें लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फ्रांसिक रिपोर्ट आने के बाद भी इस मामले को शायद जो है वो इसी मरहले पर डिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। ताहम उनके खामन के खिलाफ जो तहकीकात हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगी। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। बीच सड़क खड़े हुए हैं, हालात कुछ ऐसे हैं पाकिस्तान की ट्रैफिक के, आपने वहाँ से रिपोर्ट किया। नाज़रीन, बयान जारी करने से पहले सोच लेना चाहिए कि उसके नताइज भी निकलते हैं। अगर उनको गलती का एहसास हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये मामला चल रहा था तो यूँ लग रहा था कि FIA को तो धर रगड़ा उन्होंने दे दिया, लेकिन अब हालात यकसर तब्दील हो गए हैं क्योंकि हक़ाइक़ नए सामने आए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।